हाँ जी। आज एक कंस्टेंट मोशन पर, कंस्टेंट मोशन जो है इसमें से आप ये मान के चल सकते हैं कि 4 साल में एक बार क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहा है। तो अगर हम कंसंट्रेट करें जितना पोर्शन आ रहा है उसमें, तो केवल वर्टिकल सर्कल का मोशन या कंसिडर किया गया है, उसमें से आपको क्वेश्चन मिलेगा। बाकी इसमें साइक्लोइड क्वेश्चन भी हैं, फिर फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन है, तो वो सब हम नहीं करें क्योंकि सवाल कोई पूछा ही नहीं गया तो उस पर क्यों जाएं। तो कंस्टेंट मोशन को करना तो जरूरी है, अच्छा अच्छा चैप्टर है। तो सबसे पहले समझते हैं कंस्टेंट मोशन कहते कैसे हैं। अगर किसी पार्टिकल को हम कंपेल कर दें एक खास कर्व में मूव करने के लिए, तो उसका मोशन कंस्टेंट मोशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई वर्टिकल स्ट्रिंग ली और यहां पर एक पत्थर को बांध दिया, और यहां पर स्ट्रिंग को यहां पर हमने इधर भी टाई अप किया हुआ है, यानी यहां पर स्टिल है, ये पॉइंट इसका रुका हुआ है। अब यहां पर इसको हॉरिजॉन्टल ब्लो देते हैं, ऐसे इसको धक्का दिया, तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा। अब कितना जोर से दिया है कि वो आगे तक मूव करता है, पूरा सर्कल बनाता नहीं बनाता, वो सब बात की चीज है। अब एक बाउल है मेरे पास, इस बाउल पर मैंने एक ग्लास बॉल ऊपर से लुढ़का दी, तो कंपेल्ड है वो ऐसे मूव करने के लिए, ये एक मोशन हो सकता है। वर्टिकल सर्कल है हमारे पास, वर्टिकल सर्कल सर्कल पर मैंने एक पत्थर रख दिया, ऊपर गोल पत्थर है, जैसे समझिए ग्लास बॉल है, उसको लुढ़का दिया, तो लुढ़क के वो नीचे तरफ आएगी। कहाँ तक आएगी, नीचे आएगी नहीं आएगी, आगे कैसा पाथ बनाएगी, गिरने के बाद कैसा पाथ बनाएगी, वो सब चीज़ें हमें कंसिडर करनी होती हैं। तो ये 3 मोशन है जो आपके सिलेबस में है, लेकिन इसमें कंस्टेंट मोशन जो है, जो इस पर आ रहा है बाउल वाला, या साइक्लॉइड पाथ होता है, उसका मोशन आपके यहाँ नहीं है। ये दोनों मोशन है, तो इसमें से मैं पहले वाला मोशन को ले रहा हूं। पहले डिफाइन कर लेते हैं कंस्टेंट मोशन को। ए मोशन इन विच ए पार्टिकल is compelled to move along a path is called constrained motion. तो पहला इसमें आर्टिकल हम करने वाले हैं, मोशन इन ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल। कर दो चेंज से। मोशन इन ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल। लिख लेते हैं पहले इसका आर्टिकल। ए हैवी पार्टिकल is tied to one end of an inelastic string। इनइलास्टिक का मतलब है कि खींचने से उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होगी। जैसे कोई चेन है या धागा है, खींचने की लंबाई में वृद्धि नहीं होगी उनके। इनइलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, the other end being fixed। A heavy particle of mass m, a horizontal blow of velocity u is imparted
is imparted to the particle which is hanging in a vertical line जो स्ट्रिंग है उसकी, to discuss the motion. To discuss the subsequent motion, तुरंत बाद का मोशन. कर दो चेंज. यहां पर पत्थर बंधा हुआ है और हमने इसको हॉरिजॉन्टल एक ब्लो दिया, यू वेलोसिटी से इसको स्टार्ट कर दिया. इसकी लंबाई एल है, ये पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए, और जब हमने इसको हॉरिजॉन्टल ब्लो दिया तो ये कंपेल्ड है, इसका मोशन कंस्ट्रेंड है एक वर्टिकल सर्कल में मूव करने के लिए. मैंने पूरा सर्कल बना लिया है, बाकी हम ये ध्यान दें जहां तक पार्टिकल जाएगा वहीं तक का पाथ है हमारे पास. तो ये पार्टिकल मान लीजिए यहां पहुंचता है, इसने एंगल थीटा मूव कर लिया है, वर्टिकल से एंगल नापा है मैंने, एंगल थीटा, लंबाई एल, यहां भी. इसका जो वेट है mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड सेट करेगा. ठीक है. और इसके कंपोनेंट्स की बात की जाए, क्योंकि हमें कंपोनेंट मोशन डायरेक्शन में चाहिए और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए. कंपोनेंट किसी भी फोर्स के निकालने हो, आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हो, ये सब आप लोगों ने खूब किया होगा. तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा ही हो गया, और mg का कंपोनेंट थीटा एंगल डायरेक्शन में mg cos थीटा, और इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg sin थीटा. ये सब मालूम है आप लोगों को. cos थीटा वाला कंपोनेंट आता है जिधर एंगल थीटा आ रहा होता है, sin थीटा वाला उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आता है. तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम इसके कंपोनेंट्स को कंसीडर कर रहे हैं. अच्छा, हमारा जो मोशन है ऊपरी तरफ है ऐसे, ये आर्क लेंथ s, यहां से यहां तक की आर्क लेंथ s, और ये पॉइंट P मान लेते हैं. इन सब्सिक्वेंट मोशन let capital P be the position of the particle after time t या at time t. Then the equations of motion, एक से ज्यादा होंगी equations of motion. पहले तो क्या था हमारे पास, रेक्टिलियर मोशन था, तो उस समय हम केवल एक लाइन में बात करते थे. अभी क्या जो मोशन है हमारा, ये हमें दो डायरेक्शन लेना पड़ेगा, अलोंग द टेंजेंट एंड अलोंग द नॉर्मल. ये नॉर्मल लाइन है. नॉर्मल लाइन सर्कल के अंदर रेडियस वेक्टर होती है, उसका रेडियस होती है. तो पहला हम ले रहे हैं अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट. अलोंग द टेंजेंट लेंगे तो ये होता है m d2s अपॉन dd2. s इज द आर्क लेंथ, m d2 से d2 m f. और ये किससे बैलेंस होगा? ये बैलेंस होगा जो जो फोर्स टेंजेंट डायरेक्शन लग रहे हैं उनसे. तो यहां पर ध्यान ये देना है, हमारे पास कौन कौन से फोर्सेस हैं. हमारे पास फोर्सेस हैं, एक तो ये mg वर्टिकल डाउनवर्ड्स, और एक स्ट्रिंग में है टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स हमेशा काम करता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेचिंग.
जिधर इधर खिंचाव होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन तनाव बल लगता है। जो टेंशन फोर्स है हमेशा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटेंशन। जिधर खिंचाव है, एक्सटेंशन तो नहीं होगा इसके अंदर, जिधर खिंचाव है, ठीक है, तो टेंशन फोर्स ऊपर तरफ लगेगा। एम जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में देखता हूं तो टी का कंपोनेंट तो आएगा नहीं, तो टी कॉस 90 हो जाएगा। तो टी लगा हुआ परमानेंट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टी का कंपोनेंट टी कॉस 90 होगा, वो 0 होगा। एम जी का एम जी साइन थीटा कंपोनेंट है जिधर लगा हुआ है, तो एम जी साइन थीटा से बैलेंस होगा। लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो एम डी टू एस अपॉन डी टू है ये हमेशा एस की इंक्रीजिंग डायरेक्शन लगेगा। तो ये लगेगा इस ओर, ऊपर की ओर, ओ से पी की तरफ, ए से पी की तरफ सॉरी, और एम जी साइन थीटा लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये माइनस साइन के साथ आएगा, डायरेक्शन अपोजिट है। एम डी टू एस अपॉन डी टू या एम डी टू एक्स अपॉन डी टू, वो भी मैं कहता था बराबर के वो पॉजिटिव डायरेक्शन लगेगा। तो जो जो फोर्स अपोजिट करेंगे, अपोज करेंगे, वो दूसरे लगेंगे। तो यहां पर एम जी साइन थीटा, इसको आप ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। बेशक हम इसमें से एम को काट सकते हैं। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन जो आएगा वो आएगा अलोंग द नॉर्मल। अलोंग द नॉर्मल, नॉर्मल लिखिए, नॉर्मल या रेडियस अलोंग द नॉर्मल। अलोंग द नॉर्मल होता है एम वी स्क्वायर अपॉन ए, ए यहां पर एल के बराबर। ये आपको ध्यान हो, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है अंदर की जो लगता है, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग लगता है। तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल इसकी वैल्यू होती है, एम वी स्क्वायर अपॉन एल। और ये फिर मैनेज होगा, जो जो फोर्सेस अंदर की ओर लग रहे हैं वो पॉजिटिव, और जो बाहर की ओर लग रहे हैं नेगेटिव, रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग, क्योंकि ये हमेशा अंदर की ओर लगता है। एम वी स्क्वायर अपॉन एल हमेशा अंदर की ओर लगेगा। तो टी लग रहा है अंदर की ओर और एम जी कॉस थीटा लग रहा है बाहर की ओर, तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा। तो दिस विल बी आवर इक्वेशन नंबर 2। और एक सर्कल की प्रॉपर्टी एस इज इक्वल टू ए थीटा, उसका हम यूज करेंगे। एस इज इक्वल टू ए थीटा ऑल्सो इन ए सर्कल, एस इज इक्वल टू ए थीटा। देखो मैंने ना एक्सप्लेन नहीं करा है, एक जगह एल आएगा, सॉरी मैंने एक्सप्लेन नहीं करा थीटा क्या है, एस क्या है, तो आपको मैंने फिगर में लिख दिया है। और आर्टिकल ऐसे सॉल्व करने के लिए तो आता नहीं है, आपको चीज़ समझ लेनी है कि ये एल है, ये थीटा है, एंगल आर्क लेंथ एस है, एस इक्वल टू एल थीटा। अब जरा वापस आइए इक्वेशन नंबर 1 पर। मुझे मोशन डिस्कस करना है तो मुझे पता होना चाहिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन मेरा देखो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है, वी स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करके अगर मैं ऐड कर देता हूं और अंडर रूट ले लेता हूं तो मुझे इनका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज द रियल एक्सेलरेशन। ये जो एक्सेलरेशन है ये है टेंजेंट के लॉन्ग, ये एक्सेलरेशन है नॉर्मल के लॉन्ग। लेकिन रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, अगर कोई भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनके रिजल्टेंट के लिए क्या करना है, उनका स्क्वायर करो, सम करो, अंडर रूट ले लो। अदरवाइज अगर यू और भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2u v cos थीटा होता है, होल अंडर रूट आर आता है उनका, ध्यान हो पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो थीटा उनके बीच का एंगल होता है। तो थीटा अगर आपका 90 हो गया, दोनों परपेंडिकुलर हो गए, जैसे परपेंडिकुलर है, थीटा नेट cos 90 0 हो गया, तो केवल यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रहेगा, अंडर रूट आएगा ही आएगा। तो वही मैं कह रहा हूं, तो यहां पर अगर मुझे इनका रिजल्टेंट चाहिए तो वो यहां पर आ चुका है, वो मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे चाहिए वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहिए। वेलोसिटी में ये जो वेलोसिटी भी है ना, इस पर हम काम करेंगे। तो अब जो मोशन डिस्कस करना है, हमें बताना है पार्टिकल कब कहां पर होगा, है ना, कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा, कितने एक्सेलरेशन जा रहा होगा, तो वो सब चीज डिस्कस करनी है। तो अब हम यहां पर सबसे पहला काम, अब मुझे ये अपनी जानी पहचानी क्वेश्चन लग रही है, जैसे डी टू एक्स वन डी टू होता था, 2dx1 dt से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर लेते थे। लेकिन यहां पर ध्यान करो, पहले से एक चीज गड़बड़ है, यहां पर एस और टी तो वेरिएबल है ही, एक थीटा और आ गया है, थीटा भी चेंज हो रहा है। तो पहले दो वेरिएबल थे, अब यह 3 वेरिएबल है। इनसे छुटकारा पाने के लिए ही हमने ये एस इक्वल टू एल थीटा लिखा। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग 3 ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये हमें दे देगा d2s
अपॉन डी टी टू, ये होगा एल डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। नंबर 4, इस 4 का इस्तेमाल मैं करने वाला हूं 1 में, इसको यहां से हटाऊंगा और वो वैल्यू यहां पुट कर दूंगा। तो यूजिंग 4 इन इक्वेशन 1, तो डी टू अपॉन डी टी टू, ये बन जाएगा आपका एल डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इज इक्वल टू माइनस के जी साइन थीटा, माइनस के जी साइन थीटा। नंबर 5, यहां तक आइए फटाफट। हाँ जी, अभी यहां पर दो ही वेरिएबल है, एक थीटा एक टी। तो जैसे पहले करते थे वैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 डी थीटा 1 डी टी और इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। लेकिन एक यहां पर चेंज है इस एल का। इस एल के लिए हमें थोड़ी ब्रीफिंग करनी पड़ेगी। यहां पर हम मल्टीप्लाइंग 2L डी थीटा अपॉन डी टी ऑन बोथ साइड्स ऑफ 5 एंड इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, जैसे पहले कर रहे थे। तो मैं एक बार पूरा करके दिखाता हूं आपको कैसे चलता है ये। तो 2L स्क्वायर हो गया डी थीटा अपॉन डी टी इंटू डी टू थीटा अपॉन डी टी टू। मुझे करना है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। इधर माइनस के 2LG साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, और इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। और अब ये जब इंटीग्रेट होगा तो आप समझ ही रहे हो, ये 2 थीटा 1 डी टी थीटा 1 डी टू, ये तो बनेगा डी थीटा 1 डी टी का होल स्क्वायर, और एक एल स्क्वायर साथ में और है। तो जब मैं इसको रिजल्ट लिखूंगा इसका, तो ये आएगा एल डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। और ये वाला डी टी डी टी हट गया, केवल थीटा के लिए इंटीग्रेशन होगा। तो 2LG तो है ही साइन थीटा का इंटीग्रेशन, माइनस है कॉस थीटा, तो 2LG कॉस थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। ये जो है वेलोसिटी है आपकी v, ध्यान रखेंगे जो v वेलोसिटी है ये लीनियर वेलोसिटी है। यहां पर जो वेलोसिटी है इसको जिसको मिल चुकी है यहां पर, ये इसकी v वेलोसिटी, ये हमेशा टेंजेंट लाइन के लॉन्ग होगी, हमेशा टेंजेंट लाइन के लॉन्ग होती है लीनियर वेलोसिटी। तो जो v वेलोसिटी है वो उसकी डायरेक्शन तो खैर ऊपर तरफ है ही, इसकी वैल्यू एल डी थीटा अपॉन डी टी बराबर होती है। तो v इक्वल टू ए ओमेगा पढ़ा होगा आप लोगों ने, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन। तो डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और एल क्या है हमारा ए। तो v इक्वल टू ए ओमेगा, एग्जैक्टली वही है, वहीं से आई है ये। इसको डाल दीजिए नंबर 6। इनिशियली एट ए द लोएस्ट पॉइंट, थीटा इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू u। v की वैल्यू u है वहां पर, और जनरल वेलोसिटी जो हमने इंपार्ट की थी, और थीटा की वैल्यू 0। तो C1 हो जाएगा u स्क्वायर माइनस के 2LG, चेक इट, माइनस के 2LG। ये वैल्यू हम यहां प्लेस करते हैं 6 में, therefore 6 becomes v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस के 2LG प्लस के 2LG cos theta. Now this gives linear velocity at any angle moved theta. ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है, इसको डाल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 7।
और अब ये जो वी स्क्वायर की वैल्यू है इसको मैं प्लेस करने वाला हूं यहां, इक्वेशन नंबर 2 में मुझे टेंशन टी भी चाहिए। तो टेंशन टी के लिए पहले सॉल्व करते हैं इसे। तो इक्वेशन 2 को मैं लिखूंगा टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस के एम जी कॉस थीटा, ऑल्सो फ्रॉम 2 टेंशन टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एल प्लस के एम जी कॉस थीटा। चेक कर लीजिए, यही आ रहा है। इसमें से एम अपॉन एल कॉमन निकालो, तो ये वी स्क्वायर आया और ये बना एल जी कॉस थीटा। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर यहां पर, तो ये बनेगा एम अपॉन एल यू स्क्वायर माइनस के 2lg प्लस के 3lg cos theta using 7, then this becomes 8 tension T। ये टेंशन टी का फॉर्मूला है, किसी भी एंगल मूव थीटा पर आपको चाहिए टेंशन टी आप निकाल सकते हैं। यू आपके मालूम होगा, एल मालूम होगा, तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके बाद में हम ये देखना चाहते हैं कि जब वेलोसिटी v जीरो होती है तो पार्टिकल कितनी हाइट पर है ए पॉइंट से। ए पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है उसका, तो इससे कितनी हाइट पर है जब वेलोसिटी जीरो हो जाए। हम जानते हैं पेंडुलम मूव करता है तो वेलोसिटी जीरो तो लौट के आता है ना। झूला झूल रहे होते हैं तो झूला स्विंग करता है तो कहीं ना कहीं तो जीरो की वेलोसिटी लौट के आएगा। और आप बाल्टी घुमा रहे हो ऐसे करके, उसमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो करोगे तो वहां से लौट के आना पड़ेगा। तो वेलोसिटी जीरो होगी, तो जहां वेलोसिटी जीरो होगी वी शुड नो दैट हाइट, वो हाइट चाहिए हमें। तो ऐसा करते हैं, एक फिगर और बनाते हैं इसकी। इसमें ले रहा हूं व्हेन वेलोसिटी वैनिशेस, व्हेन वेलोसिटी वैनिशेस, वैनिश का मतलब गायब हो जाना, खत्म हो जाना। तो ये मैंने सर्किल एक कंस्ट्रक्ट किया, आप भी नया ही फिगर बनाना। और मान लीजिए यहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई है, तो लेट दिस पॉइंट भी कुछ भी ले लो, आर ले लो, ये ए पॉइंट और ये ओ। तो यहां से लिया मैंने ये पॉइंट एल वर्टिकल में। ये एंगल लेट इट बी थीटा 1, जिस एंगल पर ये छोड़ रहा है, वेलोसिटी जीरो हो रही है। व्हेन वेलोसिटी वैनिशेस लेट v तो जीरो और थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। ये एल है अभी इतना, तो cos थीटा 1 कितना होगा, आएगा ना cos थीटा 1। cos थीटा 1 अगर आप लेते हैं तो ये बेस और ये हाइपॉट, तो आपका cos थीटा 1 होगा ओ एल, cos थीटा 1 ओ एल अपॉन ओ आर। तो ओ एल हो जाएगा, या ओ एल, हाँ cos थीटा 1 ले लेते हैं पहले, तो cos थीटा बनेगा ओ एल अपॉन ओ आर। हमें हाइट लेनी है ये वाली h1 ले लेते हैं, ए एल। तो ए एल इज इक्वल टू h1, ए एल लिए इसने, ओ एल लिए, कौन सी भी देख लें जरा एक बार। हाँ यही है h1। तो cos थीटा 1 बना हमारा ओ एल अपॉन ओ आर। ना ओ एल होगा ए माइनस एच वन, टोटल ए माइनस h1 अपॉन ओ आर, यानी कि मैं ए लिख गया हूं, एल होगा ये एल।
L माइनस एच वन अपॉन एल, बात समझ आ रही है। ओ एल जो है ये डिस्टेंस है, तो ए में से एच वन को माइनस कर दिया, तो यहां से एच वन आ गया एल, एल कॉस थीटा वन, एल माइनस एल कॉस थीटा वन, देखना एल कॉस थीटा वन बनेगा, ये एच वन इधर आया, ये इधर गया, ठीक है, कॉस थीटा वन, और इसको हम रिप्लेस करें कॉस थीटा वन को, वेलोसिटी भी जीरो करिए, वहां से लेके आते हैं। ऑल्सो फ्रॉम 7, ऑल्सो फ्रॉम 7, इसको 9 डाल दो, ऑल्सो फ्रॉम 7, 0 यू स्क्वायर माइनस के 2lg प्लस के 2lg कॉस थीटा वन, तो कॉस थीटा वन यहां से निकलेगा यू स्क्वायर माइनस 2lg अपॉन 2lg का नेगेटिव कॉस थीटा वन माइनस के यू स्क्वायर माइनस के 2lg अपॉन 2lg, ये आया कॉस थीटा वन, माइनस साइन के साथ आएगा, ये वैल्यू मैंने प्लेस कर दी यहां पर 9th में, देयरफॉर फ्रॉम 9 हमारे पास है h1, h1 है l माइनस l ऑलरेडी है, और ये प्लस हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस के 2lg अपॉन 2lg, एक l कैंसिल, टेक एलसीएम, तो 2lg प्लस यू स्क्वायर माइनस के 2lg अपॉन 2g, 2lg कैंसिल, तो h1 आ गया u square upon 2g. Now this was the height which we wanted. Also, when tension vanishes, when tension T vanishes, let h2 be the height, h2 be the height of the particle above A। तो उसी पे आइए फिगर पर, cos थीटा 2 बनेगा L माइनस H2 अपॉन H2 L, या H2 हो जाएगा L माइनस L cos थीटा 2, देन H2 is equal to L minus L cos theta 2. So this will be our number 10. ये तो यूज करेंगे हम नंबर 10, H2 इतना L minus L cos theta 2. Also from 3 था, कौन सा था T जो निकाला हमने, ये 8, इसमें T को 0 कर रहे हैं। Also from 8 putting T is equal to 0, T को 0 किया, T को 0 किया तो ये आपके पास आया cos थीटा 2 की वैल्यू, देखो ये तो 0 में चला गया, cos थीटा 2 आएगा माइनस का यूज का माइनस 2lg अपॉन 3lg, cos थीटा 2 माइनस के यू स्क्वायर माइनस के 2lg अपॉन 3lg, चेक इट, ये यू स्क्वायर 2lg का नेगेटिव अपॉन 3lg, सो दिस इज cos थीटा 2, ये वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं 10 में, देयरफॉर फ्रॉम 10, इसमें एक शब्द मैं खा गया हूं बीच में, ये जो है मैंने लिखा नहीं है, थीटा 2 एंगल ये वाला होगा, डायग्राम नहीं बनाया, लेकिन क्वाइट ऑब्वियस कि वैसे ही चलेगा वो, और नया फिगर बनाओ 10 से, तो H2 इज इक्वल टू L प्लस हो जाएगा L इंटू यू स्क्वायर माइनस के 2lg अपॉन 3lg, अगेन वी कैन कैंसल डाउन दिस L, तो H2 इज इक्वल टू 3lg प्लस यू स्क्वायर माइनस 2lg,
तो यू स्क्वायर तो रहेगा 3Lg माइनस 2Lg, Lg रह जाएगा और नीचे 3Lg 3G। तो H2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस के Lg upon 3G. So this is H2. Now this is the height when tension T vanishes. टेंशन टी वैनिश करने पर क्या होगा? स्प्रिंग में स्लैक आ जाएगा, वो टाइट नहीं रहेगी, स्ट्रिंग में कहने झोल आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे कि वेलोसिटी v पहले खत्म हो रही है या टेंशन t पहले खत्म हो रही है। तो मान लेते हैं वेलोसिटी v पहले खत्म हो रही है। सबसे जो सिंपल केस है समझने में वो यही है। तो केस फर्स्ट, when velocity v vanishes before tension T, अगर वेलोसिटी v पहले खत्म हो रही है टेंशन T से, तो इसका मतलब h1 शुड बी लेस देन h2। हाइट कम होगी ना h1, जो h1 हाइट हमने निकाली है जब वेलोसिटी v वैनिश करती है, h2 हाइट निकाली जब टेंशन T वैनिश करती है, तो h1 को h2 से कम होना चाहिए। तो h1 था हमारा यू स्क्वायर अपॉन g, देखना यू स्क्वायर 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये छोटा होना चाहिए यू स्क्वायर प्लस Lg अपॉन 3g। g हटाओ, 3u स्क्वायर लेस देन 2u स्क्वायर प्लस के 2Lg, यानी यू स्क्वायर शुड बी लेस देन 2Lg, और भी से द वेलोसिटी विच यू इम्पार्टेड शुड बी लेस देन अंडर रूट 2Lg। अगर आप अंडर रूट 2Lg से वेलोसिटी कम देते हैं तो पार्टिकल की वेलोसिटी पहले वैनिश होगी, टेंशन टी बाद में वैनिश होगी। एक्चुअली वो होगी नहीं वैनिश, वेलोसिटी भी पहले वैनिश होगी, टेंशन टी का नंबर ही नहीं आएगा। मैं दिखाता हूं आपको। अगर वेलोसिटी u हमने दी अंडर रूट 2Lg से कम दिया हमने, जरा पीछे आइए, ये हमारे पास था cos थीटा 1 था ना हमारा, cos थीटा 1 था ये, और पीछे भी था शायद, यही था, यहां से था cos थीटा 1, ये था हमारा। तो cos थीटा 1 की वैल्यू ये है माइनस का यू स्क्वायर प्लस के 2Lg। मैं लेता हूं इसे, ऑल्सो cos थीटा 1 इट वॉज माइनस के यू स्क्वायर माइनस के 2Lg अपॉन कितना था 2Lg। तो वी कैन राइट लाइक दिस 2Lg माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2Lg। तो जब u की वैल्यू अंडर 2Lg से कम होगी, u इज लेस देन अंडर 2Lg या u स्क्वायर इज लेस देन 2Lg, तो ये पॉजिटिव रहेगा ना, cos थीटा वैल्यू पॉजिटिव, और cos थीटा वैल्यू पॉजिटिव, थीटा वैल्यू लेस देन 90, थीटा 1 इज लेस देन 90 एक्यूट एंगल, और 90 ये एंगल कहां से नाप रहे हैं हम, वर्टिकल से। तो पार्टिकल जो है जो यहां चलेगा, तो हॉरिजॉन्टल पर पहुंचने से पहले ही उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये 90 है ना यहां पर, तो 90 डिग्री एंगल होने से, चाहे वो 89 ही क्यों ना हो, 89.9 ही क्यों ना हो, तो देयरफॉर द पार्टिकल will lose its velocity before reaching the horizontal diameter या horizontal
और वहां पर टेंशन टी इसकी वैनिश कभी नहीं करेगी। ठीक है, अब मान लेते हैं जब वेलोसिटी वी और टेंशन टी एक साथ वैनिश कर रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं। ये सेकंड, when velocity v and tension t vanish simultaneously, अगर एक साथ वैनिश करें जरा देखना क्या फर्क पड़ेगा सर। H1 इक्वल टू H2 होगा, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, ये इक्वल, u विल बी अंडर 12g, और यहां u इक्वल टू 12g रखा तो ये 90 हो जाएगा, cos थीटा 0 हो जाएगा। u इक्वल टू 12g रख दी 0, तो cos 90, cos थीटा 0, थीटा 90। तो एज डन इन केस 1, यहां पर ये इंप्लाई करेगा H1 इज इक्वल टू H2, तो यहां से आपको मिलेगा u स्क्वायर इज इक्वल टू 2lg एंड cos थीटा 1 विल बी 0 सो दैट थीटा 1 विल बी 90। तो इस केस में पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक पहुंचेगा। The particle will rise up to horizontal and will come down. इसका टेंशन T कभी वैनिश नहीं करेगा। नाउ केस थर्ड, केस थर्ड आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम लेके चले अब टेंशन T पहले वैनिश कर जाए वेलोसिटी v से, वो नहीं लेंगे हम पहले, वो सबसे एक्सट्रीम केस है जिसका क्वेश्चन बना करते हैं, सबसे अच्छे क्वेश्चन उसी से बनते हैं। लेकिन अभी पहले हमें केस करना है केस थर्ड। अगर मोशन हमें चाहिए कंप्लीट सर्कल का, पूरा एक कंप्लीट सर्कल बनता, उसके लिए कंडीशन होगी, कंडीशन दैट पार्टिकल completes the circular path तो एक कॉमन सेंस लगाते हैं, पार्टिकल को अगर हम इतनी वेलोसिटी दे रहे हैं, यहां से यू वेलोसिटी दे रहे हैं ना, इतनी वेलोसिटी दे लें कि यहां तक पहुंच जाए, आ तो अपने अभी जाएगा नहीं, जैसा विभिन्न ने कहा था कि मुझे बस घुसवा दो, बाकी तो मैं कर ही लूंगा, छठे दवाई तक पहुंच के तोड़, तो भीम ने कहा ऐसे तोड़ दूंगा, तुम्हें घुसना आता है निकलना नहीं आता, कोई बात, निकाल हम लेंगे, यहां तक पहुंच जाओ एक बार, निकाल हम लेंगे। लेकिन यहां भी एक ट्रिकी सिचुएशन है, अगर यहां पहुंचना है तो थीटा वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 180 पाई, है ना। तो मैं लेता हूं कि थीटा वैल्यू पाई होगी तो वेलोसिटी v कितनी है और टेंशन t कितनी है। ठीक है, तो यहां पर हम वो पॉइंट लिख रहे हैं, तो when the particle is at highest point, say B, theta is equal to 180, theta is equal to 180, then velocity v and tension t, then फ्रॉम इक्वेशन नंबर बताइए जरा, वेलोसिटी v वाला कितना था, 7 और 8 है या 6 और 8 है, 7 और 8, फ्रॉम 7 and 8 वेलोसिटी v u स्क्वायर माइनस 2lg प्लस 2lg cos 90 cos 180 सॉरी, तो ये हो गया आपका u स्क्वायर माइनस के 2lg और ये भी माइनस का 2lg, तो ये बना u स्क्वायर माइनस के 4lg, ये आया वेलोसिटी का स्क्वायर, एंड टेंशन t m अपॉन l
यू स्क्वायर माइनस के 2lg और प्लस के 3lg कॉस 180, कॉस 180 इज -1, तो m अपॉन एल यू स्क्वायर माइनस के 5lg। तो अगर मैं u देता हूं 5lg के बराबर, 5lg बराबर, तो ना तो वेलोसिटी 5lg ज्यादा रखता हूं, 5lg ज्यादा, तो ना तो टेंशन टी जीरो होगा और ना वेलोसिटी भी जीरो होगी, तो यू स्क्वायर 4lg है। अगर 5lg से 6lg रखा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इफ u square is greater than 5lg, then neither the velocity v nor the tension t vanishes. Thus the particle will move in a circular path. Thus the particle will complete its circular path. अपने सर्कुलर पाथ को वो कंप्लीट कर लेगा। बताइए। और अब अगर मान लो मैं कहता हूं उसकी वेलोसिटी 5lg है, अगर 5lg लेते तो t जीरो हो जाएगा, v तो जीरो नहीं होगा। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ पार्टिकल है, यहां पर है पार्टिकल, तो टेंशन t जीरो कर गया है, स्ट्रिंग में झोल आ गया है, लेकिन इसकी वेलोसिटी है तो नीचे गिर जाएगा, है ना, ऐसे ही है ना। लेकिन ये जो काम हो रहा है ये केवल इंस्टेंट के लिए हो रहा है, सेकंड्स के भी कितने फ्रैक्शन कर लो, मिलियन ऑफ सेकंड के लिए हो रहा है। तो होगा क्या, यहां पर टेंशन t जीरो होगा जिससे स्ट्रिंग में स्लैक आएगा, लेकिन क्योंकि वेलोसिटी यहां पर पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा, और जैसे ही आगे बढ़ेगा, जरा सा ही आगे बढ़ेगा, जरा से मतलब वो आप आंखों से भी विजिबल नहीं है, स्ट्रिंग में फिर से टेंशन आ जाएगी और पार्टिकल फिर उसके बाद कंप्लीट करेगा। तो यानी अगर हम यू स्क्वायर को ठीक 5lg ही ले लेते हैं तो ये इंप्लाई करेगा टेंशन t इज इक्वल टू 0 बट वेलोसिटी v इज नॉट इक्वल टू 0। द स्ट्रिंग एज ए रिजल्ट, द स्ट्रिंग विल बिकम, इसके लिए वर्ड हम यूज करते हैं मोमेंटरीली स्लैक, मोमेंटरीली स्लैक, but due to velocity at b, the particle will move forward, the particle will move forward. As a result, the tension in the string will again come into picture, will again come into picture. तो फिर से टेंशन डिक्रीट हो गया, so that the particle will complete its circular path, अपने सर्कुलर पाथ को कंप्लीट कर लेगा। ये है। बताइए समझ में आती है बात। इसमें हुआ क्या, स्ट्रिंग को आप घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, और स्ट्रिंग ऊपर ला करके आपने, जैसे आपने ठीक, ये u क्या चीज है, u है आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी आप दे रहे हो, तो u स्क्वायर इक्वल टू 5lg आपने दिया है, एग्जैक्टली यहां पर आके मोमेंटली स्लैक होगी फिर आगे आ जाएगी। अच्छा, जैसे हमने ये पूरा केस पढ़ा है टेंशन t के लिए, स्ट्रिंग है टेंशन t है,
अगर स्ट्रिंग के बजाय हम बात करें एक सर्कुलर हुप है, कोई रिंग है, उसमें पार्टिकल को हमने ऐसे मूव कराया है, ऐसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो अब क्या है, वो स्ट्रिंग तो है नहीं, तो लेकिन उसमें सरफेस की रिएक्शन चलेगी, यहां पर जैसे पार्टिकल है यहां पर, तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन भी ऐसी काम करती है, यहां पार्टिकल होगा तो रिएक्शन होगी तो ऐसे काम करेगी। तो बिल्कुल सेम चलता है आर्टिकल, जहां जहां टेंशन टी वहां पर आर कर देते रिएक्शन को, एग्जैक्टली सेम, नो डिफरेंस, आर चलेगा। सवाल आए हैं इस तरह रिएक्शन फोर्स काम करती है, तो रिएक्शन फोर्स बिल्कुल ऐसी काम करती है जैसे टेंशन टी काम कर रहा है, उसी डायरेक्शन में है, केवल टी का आर बनाना है। बस समझने वाली बात है कि वहां पर स्ट्रिंग नहीं होगी, डायग्राम भी सेम बनेगा, फिर स्ट्रिंग की जगह आप लाइन दिखाओगे वहां तक की। तो स्ट्रिंग इसलिए रहता है कि दिमाग में एक छप जाता है कि भाई ओ ए हमारी स्ट्रिंग है, ओ से बंधी हुई है, क्योंकि यहां पर हम क्या कहते हैं, सेंटर तक लाइन जो ले रहे हैं उसके अलावा रिएक्शन फोर्स के लिए। तो मैं बात कर रहा था, अगर रिएक्शन फोर्स है तो समझो बाल्टी में हमने पानी लिया और उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, और अगर हमारी वेलोसिटी 5 LG से ज्यादा है तो पानी कभी नीचे नहीं आएगा, कभी नीचे नहीं आएगा, है ना। और अगर हमने 2 LG रखा तो ऐसे घुमाया, ऐसे पानी नीचे नहीं आएगा, ठीक है। और अगर हमने ठीक 5 LG रखा, नहीं आएगा, अब भी नहीं आएगा, पानी नीचे नहीं आएगा, क्योंकि रिएक्शन फोर्स ऊपर तरफ खींचेगी ना इसे। आपने ठीक 5 LG दिया तभी पानी नीचे नहीं गिरेगा, लेकिन आप नीचे ले आएंगे। और ये आप, अगर आपने खेल खेल करे हैं इस तरह के, तो हमने तो खूब करे हैं, बाल्टी पानी भर के ऐसे घुमाओ, कभी पानी नीचे नहीं आता, और फिर थोड़ी देर बाद इतना हिसाब बन जाता है, ऐसे लेके गए, हल्का सा रोका फिर लिया है, हल्का सा रोका फिर लिया, पानी नीचे नहीं आता। लेकिन थोड़ा सा ज्यादा रोका तो नहा जाओगे, जो आपके हाथ से रुक रहा है ना वो, तो मोमेंटरली उसको रोकना है, वो प्रैक्टिस में आ जाता है, मतलब जगलर कर लेते हैं इस तरह से, पानी नहीं गिरेगा। और अब बात है, अगर वेलोसिटी 4 LG से कम हो गई, हम ये देख रहे हैं कि 2 LG से अगर ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 LG अगर है, 2 LG है तो कोई दिक्कत नहीं है, कि 2 LG तक अगर है वेलोसिटी तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक पहुंचेगा, और अगर 5 LG हो गई तो पूरा पार कर जाएगा। और अगर आपकी 5 LG से कम है वेलोसिटी और 2 LG से ज्यादा है, 5 LG से कम, 4 LG कन्वर्जन नहीं है, 5 LG से कम और 2 LG से ज्यादा, तो अब क्या होगा, देखो ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर तक पहुंच रहा था, अगर 5 LG हो गई तो यहां तक पहुंच गया, और अगर 2 LG और 5 LG के बीच में है तो पार्टिकल यहां कहीं होगा जहां टेंशन टी जीरो होगी उसकी, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में, और जहां वेलोसिटी जीरो हुई वहां पर इसका मोशन अब कंसिडर हमें करना होगा, ठीक है। वो हमारा बनेगा केस नंबर 4, उसे कल करते हैं, क्योंकि वो पूरा एक प्रोजेक्टाइल पाथ बनाना करना पड़ेगा, पूरा एक अलग केस है, इसमें पूरा दिया भी नहीं है, वो आपको पूरा करा के दिखाऊंगा।